नदीम कुरैशी साहब, सर क्या पॉलिसी है हुकूमत की महंगाई कम करने पर? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपने अपने इंट्रो में जो कुछ आप कह सकती थी, आपने अपने दर्द का इजहार भी किया, आपने हकीकत से लोगों को आगाह भी किया और आपने इस बढ़ते हुए चैलेंजेस की मुश्किलात का भी जिक्र किया। मैं आपकी हर चीज़ को मानता भी हूँ और सर तस्लीम खम करता हूँ, चूँकि मैं खुद मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ, मिडिल क्लास का शख्स हूँ। अगर महंगाई के बाकी लोग विक्टिम हैं तो एक विक्टिम मैं भी हूँ, लेकिन हमने तकाबुल ये करना है और मैं तवक्को ये रखूँगा आपसे, आपके प्रोग्राम के मैं खुद भी बड़ा व्यूअर हूँ आपके प्रोग्राम का और बड़े लोग देखते हैं आपके प्रोग्राम को। आप इस सारी चीज़ों में अगर कंपैरिजन रखेंगी उन चीज़ों का जो पाकिस्तान आज इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो चीज़ें शामिल हैं उनके इस्तेमाल में, और उनके इंपोर्ट रेट्स आज से 4 साल पहले क्या थे, आज क्या हैं। आज किसी भी हुकूमती फ़र्द के लिए महंगाई को डिफेंड करना इस हद तक मुश्किल है कि जैसे जैसे मैं गुफ्तगू करूंगा जाहिर है लोग मुश्किलात में हैं, लोग मुझे भी मेरी बातों को भी नागवारी महसूस करेंगे और समझेंगे शायद झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये मुश्किल वक्त, पाकिस्तानी कौम ने बहुत सारे चैलेंजेस को हमेशा फेस किया, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। हमने देखना ये करने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई है या नहीं बनाई, बिल्कुल बनाई। सैलरीज में इंक्रीज हो वो दिया, सब्सिडीज हो मुख्तलिफ चीज़ों पर वो दी। अब आने वाले दिनों में हम 1 से 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जो बहुत ज़्यादा 35 से 40 हज़ार जिनकी आमदन है मंथली, उनके लिए सिलेक्टिव चीज़ों पर सब्सिडी देने जा रहे हैं और वो बड़ी मुनासिब होगी, लोगों को अंदाजा होगा इस चीज़ों का। सर आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि सब्सिडी देना मसले का हल नहीं है। अभी आपने खुद जिक्र किया कि इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। यही तो मेरा सवाल है कि हम इंपोर्ट पर कब तक इन्हिसार करेंगे जब हमारे पास चीज़ें हमारे पास से एक्सपोर्ट नहीं होंगी, हमारे पास अपनी चीज़ें नहीं बनेंगी, तो हमारी तो कीमतें हमेशा इन्हिसार रहेगा इंपोर्ट पर, और इंपोर्ट पर इन्हिसार होगा तो ज़ाहिर है वहाँ की महंगाई का असर हम पर भी होगा। देखिए सुमैया, आप मुझसे ज़्यादा चीज़ों को बेहतर एनालिसिस कर सकती हैं। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आप रीड भी करती हैं और इजहार भी करती हैं, एंकर हैं। आप खुद सोचें कि पाकिस्तान को इस 3 साल में हमने दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बना दिया। क्या पाकिस्तान में ये सारे मसाइल इन 3 साल के हैं? एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क जिसको दुनिया का अल्लाह करीम ने हर मौसम दिया है, जहाँ का फ्रूट, जहाँ की वेजिटेबल दुनिया में इंपोर्ट हुआ करती थी, हमने उन सारी चीज़ों को, एक्सपोर्ट हुआ करती थी, हमने उन सारी चीज़ों को क्लोज किया। और फिर मैं बात करूंगा तो बात फिर साबका हुकूमतों पर जाएगी और लोगों को बड़ी नागवार गुजरती है। लोग कहते हैं जी आप साबका हुकूमतों की बात करते हैं। 22-23 करोड़ की आबादी के मुल्क के लिए जो हिकमत अमली बनती है वो दिनों में नहीं बनती, कई अशरे कई साल चाहिए होते हैं इसके लिए। आज अब देखिए पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है KPK में, और पंजाब जो 12 करोड़ की आबादी का सूबा है और पूरे मुल्क को आज भी गंदुम में, राइस में, शुगर केन में फीड करता है पूरे मुल्क को। आप वहाँ आज हम जो जिस पॉलिसी पर वहाँ अमल करने जा रहे हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे हमारी बम्पर क्रॉप्स होगी और लास्ट क्रॉप्स हुई। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। देखिए होप की बात भी जाने दे, उम्मीद का पैगाम भी लोगों तक जाने दे। हमने इस कौम को इस मायूसी से निकालना है। ये कोविड के दिनों में जो सारा लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया की प्रोडक्शन बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, एकदम दुनिया ओपन हुई है। ये चीज़ों के इफेक्ट हैं। आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखें, आप पूरे यूरोप को देखें, इस महंगाई ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। आलमगीर इशू है, इंटरनेशनल इशू है। बिल्कुल, लेकिन चूंकि यहाँ हर मुल्क अपनी पॉलिसी जरूर बनाता है, हमने दूसरे मुल्कों का जवाब नहीं दिया। पॉइंट आया आपका, आपकी बात को मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जाहिर है ये 3 साल का मामला नहीं है, लेकिन 3-4 साल बाद हुकूमत पिछली हुकूमतों को बोलती हुई कहती हुई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अपनी पॉलिसीज बतानी होती हैं कि हमारी पॉलिसीज क्या है। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, एक बड़ी हैरत अंगेज चीज़ देखी मैंने पिछले अभी हफ्ते कि पीपल्स पार्टी जब एहतजाज कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सिंध में किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे? देखिए सबसे पहले तो देखिए आपने अपने इंट्रो में जो चीज़ें बताई, क्योंकि आप एक बड़ी चीज़ें जर्नलिस्ट हैं और आपने खुद पब्लिक से जाके इंटरव्यूज़ के प्रोग्राम आपका मैंने देखा, तो उस पर आप लोगों को उसकी वजह से काफ़ी हद तक आपके चैनल को मुश्किलात भी सामना करना पड़ा है PTI की तरफ से। लेकिन हकीकत यह है कि सिंध में क्या आम लोग महंगाई की वजह से परेशान नहीं हैं? सिंध के लोग, पंजाब के लोग, KP के लोग, बलूचिस्तान के लोग, चारों सूबों के सर इसी हुकूमत की महंगाई की वजह से परेशान। मुस्तफा साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा मैं आपका माइक का मसला जब तक हल करवाती हूँ। नदीम साहब, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आवाम में गई, मैंने आवाम से पूछा, एक भी शख्स ने मुझे ये नहीं कहा कि ये महंगाई पीपल्स पार्टी ने की है, नून लीग ने की, क्योंकि आप इक़्तिदार में
तो आपको ही लोग कहते रहे, लोग कहने लगे हमारा जीना मुश्किल हो गया है, वो पिछला पुराना पाकिस्तान में वापस कर दो। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने कहा बम्पर क्रॉप हमने की है, इस बम्पर क्रॉप से हमें क्या फायदा हुआ? बचपन से हम सुनते हैं पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, कपास की पैदावार को हमने कितना कम कर दिया, हम उसे ज़्यादा जानते हैं। आप खुद वहाँ पंजाब में बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि हम कपास, जिसको सबसे ज़्यादा हमारा इन्हिसार था कपास की पैदावार पर, उसको हमने कम कर दिया। हम यहाँ खबरें ले रहे हैं कि जी भंग की काश्त कर रहे हैं। सर, क्या भंग पे जिंदा रहेगी आवाम? देखिए, भंग की काश्त एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। भंग भी बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी मेडिसिन के लिए बतौर एक रॉ मटेरियल के यूज़ होती है। उसकी काश्त अगर खुदा न खास्ता किसी नशे के लिए इस्तेमाल होगी तो वहाँ हम उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव यूज़ भी है। आपको एक चीज़ अर्ज कर दूँ, एक वक्त था पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाला मैंगो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता था, लोग बड़े शौक से खाते थे। पाकिस्तान का सिट्रस, पाकिस्तान की वेजिटेबल मिडल ईस्ट तक और साउथ एशिया के बहुत सारे ममालिक तक जाया करती थी। दानिस्ता प्लान करके एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट की तरजीहात से बैक पे किया गया और तरजीहात का तयन चेंज किया गया। मैं समझता हूँ, अभी आपने कहा कॉटन, पाकिस्तान तो 1,52,60 लाख बेल्स पैदा करने वाला कॉटन का मुल्क था, जहां कॉटन एरियाज में दुनिया का वाहिद मुल्क है। मैं यकीन करें, अगर यहाँ इसके हवाले से भी कानून साजी करनी पड़े तो मैं उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं जो समझता है कानून साजी की जाए। तो किस ग्राउंड पर यह क्रिमिनल ऑफेंस किया गया कि आपने कॉटन एरियाज में शुगर मिल्स के लाइसेंस दिए और उन लोगों को जो पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क था, वहां लोगों को आपने शुगर केन पे लगाया। आज हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो लीड करती थी एशिया में, वो कॉटन बाहर से इंपोर्ट करती है। एग्जैक्टली। और आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, यही तो मैं कहती हूँ, एहतसाब कीजिए इस चीज का कि हमारी इंडस्ट्री मूव हो गई है। सर, बांग्लादेश देखें कहाँ पहुंच गया है, हमसे कहीं आगे निकल चुका है। हमें ये सोचना होगा। चले आज 5 साल बाद ही बात कर लेंगे हम इस पर कि चले, अभी आप कहते हैं ना कि हमें ये साल कम है, हम आगे बात करें। मुस्तफा साहब, जरा प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके माइक की वजह से वो जवाब मेरा रह गया था। वो क्यों कर रहे थे सिंध में? आप लोग किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? देखिए सुमैया, सिंध में भी लोग उसी तरीके से परेशान है जैसे पंजाब में परेशान है इस महंगाई से। सिंध में भी लोग उसी तरीके से बेरोजगारी से और गुर्बत से परेशान है जो कि पंजाब में परेशान है। लेकिन बात यह है कि बिलावल साहब ने एक कॉल दी और सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध में नहीं, गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलूचिस्तान से लेके आपके पंजाब में हर जगह पब्लिक निकली है। तो पब्लिक इसलिए निकली है क्योंकि पब्लिक इज़ फेड अप। इनकी महंगाई के ये जो मंत्रा लेके आते हैं कि हमने ये इंपोर्ट्स बढ़ा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अल्टीमेट रिलीफ पब्लिक को क्यों नहीं मिल रहा? फिर आप बात करते हैं कोविड की, कोविड से पहले आपके वीट क्राइसिस था, कोविड से पहले आपका शुगर क्राइसिस था। आपने शुगर माफिया की बात की, तो शुगर माफिया में कौन पकड़ा गया आज तक? मुझे बताएं आप, कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट पकड़ा गया? नहीं। आपने खुद सिंध हुकूमत ने कितने गंदम माफिया के लोगों को पकड़ा? देखिए सुमैया, ये एक फेडरल गवर्नमेंट का काम है। अगर फेडरल गवर्नमेंट इस टास्क को ले रही है तो फिर देखें ना, अब खान साहब की अब सिंपल एक चीज देखें कि आज जो इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया है कि नैब चेयरमैन, मैं आऊंगी उस पर, वो मेरी अलग स्टोरी है। मुझे बताएं, गंदम पड़े खराब हो जाती है, उसको कीड़े खा लेते हैं, लेकिन वो आवाम तक नहीं पहुंचती। इसका कसूरवार भी पीटीआई को ठहराएंगे? देखिए, इट्स अ फेडरल इशू। इसमें कोई भी प्रोविंस, इंटर प्रोविंशियल इश्यूज होते हैं जिसमें प्रोविंस अगर फेडरल गवर्नमेंट स्टेक पे ना ले और उनके साथ राब्ते ना रखे, सीएम सिंध से वो मिलना नहीं गवारा करते, सीएम कराची में आते हैं तो चीफ मिनिस्टर से वो बात करना गवारा नहीं करते, तो ये तो खान साहब की ईगो है जिसकी वजह से हर सूबा ईगो आ गई। देखिए ना, ये एग्रीकल्चर इज अ प्रोविंशियल इशू, बट इसमें आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका भी एक रोल है। फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो वो बाकी सूबों में जा सकता है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो हम पंजाब में जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना। भाई, वफाकी हुकूमत कह रही है आप गंदम रिलीज नहीं करते, रोक के रखते हैं, दाम बढ़ाते हैं, फिर रिलीज करते हैं। ये प्रोपेगेंडा है क्योंकि खुद से इनसे कुछ डिलीवर हो नहीं रहा, तो अब आप एक ही सूबे में इनकी हुकूमत नहीं है, उस सूबे में आप सारा प्रोपेगेंडा है। देखिए जी, अब आप बेहतर समझ सकती हैं। नहीं सर, आप जवाब देना। वो जमात जो 13 साल से सिंध पे हुक्मरानी कर रही है, वो खुद भी एजिटेट कर रही है। बिलावल साहब की कॉल पर लोग बाहर निकल आए। बिलावल साहब को कॉल नहीं देनी करनी चाहिए थी। अच्छा। बिलावल साहब को यह स्टेप लेना चाहिए था जो पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में और पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में उन्होंने अरबों रुपए के जो बिलावल हाउस बनाए हैं, वो नजर करते थे इस कौम के गरीबों की। वो ओमरी ग्रुप से पूछते हैं कि जी आपकी जो शुगर फैक्ट्रीज है, इन्होंने चीनी का रेट क्यों बढ़ाया हुआ है। असल में लोग समझते हैं कि हम कोई 1940 में बैठे हुए, हम चीजों को नहीं समझ सकेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लोग ये भी एहतसाब करेंगे, ये रोशनियों का शहर था कराची। मैं पिछले 2 दिन से आया हूं, सिर्फ मैंने बनारस वाला पुल देखा है जो नॉर्थ नाजमाबाद और औरंगी की आबादियों को मिलाता है।
आप उसके नीचे से गुजर नहीं सकते। मुझे यकीन नहीं आता कि ये कराची है, ये रोशनियों का शहर है। इसमें सिर्फ कसूरवार सूबाई हुकूमत नहीं है सर, इसमें हुकूमत वफाकी हुकूमत का भी पूरा कसूर है। सर मुझे अपने अगले मेहमान को भी शामिल गुफ्तगू करना है। आपका पॉइंट आया, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। मिर्जा इश्तियाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। मिर्जा साहब, आखिर क्या मामला है? आप लोग भी कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज ठीक नहीं है, ये हुकूमत ना आयल है इसलिए महंगाई है, यही पीपल्स पार्टी भी कहती है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि भाई 3 साल में तो नहीं हुआ, ये पिछले सम्राट थे जो यहाँ तक पहुंचे। देखिए जी, पहले तो मैं आपको ये बतलाऊं कि मईशत जो है इस वक्त उसकी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। खासतौर पे अभी आपने अपने इंट्रो में जो आपने महंगाई का जिक्र किया है, सिर्फ महंगाई का, और हुकूमत क्या कर रही है कि ये कह रही है कि महंगाई जो बढ़ी है ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, हमारा 2017 से जब मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया और एज ऑन टुडे 40% हमारी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हुई है। जब कोई चीज़ भी डी वैल्यू आपकी करेंसी होती है तो आपकी तमाम इम्पोर्ट करने वाली अशिया, जिसके अंदर दालें हैं, जिसके अंदर आपका खुर्दनी तेल है, जो चाय हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी 40% तो इसके अंदर इजाफा हो गया, पेट्रोल के प्राइसेस हो गए। यही वजह है कि हर चीज़ जो है वो हमारी महंगी हो गई है। मगर हुकूमत जो है मुसलसल ये कहे जा रही है कि इतनी बड़ी महंगाई जो है। अब मैं आपका इन्फ्लेशन की तरफ आता हूँ। इंडिया और बांग्लादेश में जो इन्फ्लेशन की शरह है वो 5.5 से 6% है। पाकिस्तान में हम 9% से क्रॉस कर गए हैं और हमारी खाने पीने की जो इन्फ्लेशन होती है वो 13% से भी ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। और हुकूमत ने IMF से कर्जे लेने के लिए उनकी तमाम शराइत को पूरा कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 600 बिलियन रुपीस जो है हुकूमत ने IMF को अंडरटेकिंग दी है कि हम पेट्रोलियम लेवी की शक्ल के अंदर हम वसूल करेंगे लोगों से। और अगर 600 बिलियन रिसीव करते हैं तो पेट्रोल 20 रुपए फर्दर, ये आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर इसके प्राइसेस जो हैं वो उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। डॉलर में कुछ थोड़ी सी 2-3 रुपए की बेहतरी आई है और इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सऊदीया को कि उसने हमारे रिजर्व के लिए हमको $4 बिलियन का कहा कि वो हमारी मदद करेगा, जिसके बाद थोड़ी बेहतरी आई है। मगर हैरानी की बात यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो इजिप्ट की मईशत को तबाह बर्बाद करके आए थे, अब पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं और अमेरिका में जाके ये बयान दे रहे हैं कि डिवैल्यूएशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर फायदे में है और पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं उनके लिए फायदे में है, क्योंकि जब वो पैसे वहाँ से भिजवाएंगे तो उनको ज्यादा पैसे पाकिस्तान में मिलेंगे। इस वक्त सिर्फ 90 ये नॉन सीरियस स्टेटमेंट तो जाहिर है, इस पर तो काफी बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।